सो हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इतिहास, सामाजिक इतिहास के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मैं आपको बताऊँगा इतिहास का एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें आपको बताऊँगा बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न और दिए लघु प्रश्न। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप तैयार करके ही जाएं। ठीक, तो देखिए, अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार करके चले गए बोर्ड एग्जाम में तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैंने जो प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें कौन सा है। देखिए, बहुविकल्प प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। बहुविकल्प का पहला प्रश्न आपका, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार की। अब आपसे पूछ रहा है कि जो जर्मनी का एकीकरण है उसकी आधारशिलता किसने तैयार की, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, आपका ऑप्शन दिया है विलियम प्रथम या बिस्मार्क या नेपोलियन वर्ड। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें, मतलब कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार की, तो वो की है नेपोलियन बोनापार्ट ने। और फिर देखिए, आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से रहेगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अब देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब महत्व किसने दिया था, कि अग्रदूत किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया है नेपोलियन या रूसो या बिस्मार्क। अब आपको इन तीन ऑप्शन में से बताना है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा रूसो। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक, और ये आपसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर देखिए, आपका तीसरा प्रश्न इस तरीके से पूछेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन थे, मतलब आपको बताना है। तो देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन दिया है रूसो, मोंटेस्क्यू या नेकार। ये आपके तीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, मतलब ऑप्शन दिए हैं। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। ठीक, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है। ठीक, फिर देखिए, इसमें आपका चौथा प्रश्न इस तरीके से रहेगा बोर्ड एग्जाम में, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। अब आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस वर्ग की थी, किस लोगों की थी, वो आपको बताना है। ठीक, तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन दिया है इस तरीके से, कृषक वर्ग की, वो कृषक वर्ग की है या मजदूर वर्ग की या मध्य वर्ग की। अब आपको तीन ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, इसमें राइट आंसर आपका इस तरीके से रहेगा कि मध्य वर्ग की फ्रांस की क्रांति में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी फ्रांस की क्रांति को आज़ाद कराने के लिए। ठीक, फिर देखिए, आपका इसमें पाँचवा प्रश्न इस तरीके से पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, बिस्मार्क जर्मनी का संचालक कब बना। अब आपको बताना है कि जो बिस्मार्क है वो जर्मनी का चांसलर कब बना, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपका पहला वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरीके से रहेगा, ऑब्जेक्टिव 1862 में, 1860 या 1848 में। अब आपको इन तीन ऑप्शन में से बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। ठीक, फिर देखिए, इसमें आपका छठा प्रश्न इस तरीके से रहेगा, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। अब आपको बताना है कि जो इटली का एकीकरण था वो कब पूरा हुआ। तो देखिए, आपकी इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें 1876 में, 1871 में या 1873 में। अब ये आपके तीन ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि किस वक्त इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक, फिर देखिए, आपका इसमें सातवां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, फ्रांस की क्रांति हुई। अब आपसे पूछ रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किस सन में हुई थी, वो आपको बताना है। 1788 में, 1790 में या 1789 में। अब आपको जो तीन ऑप्शन दिए इसमें से आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1789 ईस्वी में। ठीक, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक, फिर देखिए, इसमें आपका आठवां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। अब आपको बताना है कि जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन थे, यंग इटली सोसाइटी को किसने बनाया। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका गैरिबल्डी,
बिस्मार्क या मैजनी। अब आपको इन 3 ऑप्शन में से बताना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मैजनी। मैजनी यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका मैं 9वां प्रश्न इस तरीके से है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की। और देखिए मैं आपको जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्के आने वाले हैं। तो इसको आप जरूर तैयार करें, ठीक, और इसको आप बुक में निशान लगाते रहें। फिर देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिया है 1815 ईस्वी में, या 1830 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में। अब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की। तो देखिए आपका राइट आंसर रहेगा 1848 ईस्वी में फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा की गई थी। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका 10वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ, वो आपको बताना है। तो देखिए आपका इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, ऑब्जेक्टिव कि डेनमार्क संधि द्वारा, या प्रयाग की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अब देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो वो हुआ आपका फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक, फिर देखिए आपको बताने वाला हूँ अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको तैयार करके जरूर जाएं। ठीक, तो अब मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा आपको 10 अति लघु प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न आपका इस तरीके से रहेगा, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसका गठन कब हुआ, वो आपको बताना है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। फिर देखिए आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है, उदारवाद का अर्थ बताइए। जो उदारवाद है उसका आपको अर्थ बताना है। ठीक, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार बोर्ड एग्जाम में इसके फुल चांस थे आने के। ठीक, तो इस बार आप जरूर आएगा ये पक्का। फिर देखिए इसमें आपका तीसरा प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। देखिए अब जो देखिए आपका अति लघु प्रश्न में भी आ गया, अभी आया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और मतलब जो भी चैप्टर है उसको पढ़े हुए होंगे तो आप आसानी से हल कर आएंगे। और हाँ, कुछ दिनों बाद मैं इस क्वेश्चन की वीडियो आंसर की वीडियो भी लाने वाला हूँ इन क्वेश्चन की। ठीक, तो इसीलिए आप उसको जरूर देखें। ठीक, फिर देखिए आपका इसमें चौथा प्रश्न इस तरीके रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति ने कौन कौन से कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोग में सामुदायिक पहचान की भावना पैदा हुई। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति के लोग थे उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे उनकी सामुदायिक पहचान की भावना उठी, वो आपको बताना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दो नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, फिर देखिए आपका 5वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, और इसके 2 कारण बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ऑटो वन बिस्मार्क है इसे जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, वो आपको बताना है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप तैयार करके ही जाएं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका 6ठा प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है, विनय कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि जो विनय कांग्रेस है उसका सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। ठीक, और फिर देखिए आपका इसमें 7वां प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके 2 कारण या 2 परिणाम बताना है, किस कारण की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसी से आपका लॉन्ग प्रश्न बन जाता है, इसी से शॉर्ट बन जाता है। ठीक, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका 8वां प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन नेताओं के आपके नाम बताने हैं। ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको बताना है कौन से नेताओं ने कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। ठीक, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए आपका इसमें 9वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, नेपोलियन क्या है। जो नेपोलियन था वो कौन है, क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, नेपोलियन कौन है और नेपोलियन का संबंध किस देश से था। आपसे पूछा कि जो नेपोलियन है वो कौन है और इसका संबंध किस देश से, वो आपको बताना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपोलियन के बारे में आपको हर
चीज़ के उसके टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए आप नेपोलियन के बारे में पढ़ लें, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर आएँ। फिर देखिए इसमें आपका 10वां प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था? अब आपको बताना है कि जो जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था या महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, और जर्मनी के एकीकरण का मतलब प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था जर्मनी का, वो आपको बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तैयार करके जाएं। अगर आपने प्रश्न छोड़ दिया तो आप समझिए आपके 2 नंबर बिल्कुल कट गए, ठीक। फिर देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएं, ठीक। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय, जैस्पी मेज़नी और मुख्यमंत्री कपूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब आपको बताना है जैस्पी मेज़नी और काउंट कपूर जो है मुख्यमंत्री कपूर, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस तरीके से निभाई, वो आपको बताना है, ठीक। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैस्पी मेज़नी और काउंट कपूर के बारे में टिप्पणी भी आती है, वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा, ठीक। फिर देखिए इसमें आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से रहेगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण है उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना आपको, ठीक। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए इसी में आपसे यही पूछ रहा है कि हर उसके टॉपिक के बारे में आपको लिखना है जर्मनी के एकीकरण के बारे में, ठीक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, इसको आप जरूर तैयार करके जाएँ, ठीक। तीसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको बताना। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर ही तैयार करके जाएं। अगर देखिए आप ये प्रश्न को निशान अपनी बुक में अगर टिक नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी नुकसान कर रहे हैं। देखिए आप पहले आप बुक निकालिए और उसमें आपको टिक करना है, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन सा इसमें क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो इसीलिए आपको बुक में निशान लगा के चलना है या नोट करते रहें, ठीक, मेरे साथ साथ। फिर देखिए इसमें आपका चौथा प्रश्न इस तरीके, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या है? अब आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो कब शुरू हुई और इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से शुरू हुई थी। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने के इसके फुल चांसेस हैं। तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएँ, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, ठीक। देखिए अब आपको मैं बताऊँगा पाँचवा प्रश्न आपका किस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो सही। देखिए आपका 5वां प्रश्न इस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में, नेपोलियन के पराजय 1815 ईस्वी के बाद यूरोप सरकार रूढ़ी की भावना से प्रेरित थी। जी क्या पूछ रहा है कि जो नेपोलियन की जीत थी वो 1815 ईस्वी में यूरोपीय सरकार रूढ़ी की भावना से प्रेरित थी। वो आपको बताना है कि ये सच है या गलत है, वो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक, बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपोलियन से है, ठीक। फिर देखिए अब आपका आता है दीर्घ लघु प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक। और ये आपको जो मैं दीर्घ लघु प्रश्न बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड के लिए, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएँ। इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन लिया जिससे कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, ठीक। तो इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न इस तरीके से रहेगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। कि इटली का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, वो आपको बताना है, ठीक। अभी वहाँ जर्मनी के एकीकरण की पूछ रहा था, यहाँ इटली के, तो इसीलिए आपको इनके हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। फिर देखिए इसमें आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से आएगा, दीर्घ लघु, निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। जो इसमें जो भी ऑप्शन दिया उसमें कि उनके आपको टिप्पणी लिखना है उनके ऊपर। इसमें देखिए पहला क्या पूछ रहा है, जैस्पी मेज़नी, काउंट कपूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको किसी एक पर टिप्पणी लिखना है, ठीक। मैंने आपको बताया अभी पिछले कि जैस्पी मेज़नी और काउंट कपूर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी में आते हैं। तो देखिए आप इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको टिप्पणी में लिखे आएंगे, ठीक। और आपको छोटा मोटा नहीं लिखना, आपको 6 नंबर चाहिए तो आपको बड़ा चढ़ाकर ही लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न इस तरीके से रहेगा, मेरियन और जेरनी कौन थे, किस तरह इन्हें चित्रित किया गया और इनका क्या महत्व था। कि जो आप पूछ रहा है कि मेरियन और जेरनिया
ये कौन थे, इनका किस प्रकार से चरित्र किया गया, इनका क्या महत्व था। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। अगर देखिए मैंने जो आपको प्रश्न बताए हैं, अगर आप ये तैयार करके चले, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और मैंने जिस तरीके से बताया आपने इसको तैयार करके चले गए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।